हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। जैसे कि पता है आपको कि हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 1 से लेके 8 सितंबर तक के करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक, मतलब दूसरा सप्ताह जो सितंबर मंथ का है, जो कि 9 से लेके 16 तक के करंट अफेयर को कवर करेगा। तो हम हर करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट होगा इन डेट्स में हम जरूर कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30th ऑफ मे को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सप्ताह के करंट अफेयर, मतलब सितंबर महीने से 9 से लेके 16 तक के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है? अगर हम कैबिनेट अप्रूवल्स देखें जो रिसेंटली 7 सितंबर को मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, तो उसके अंदर कौन से पॉइंट्स फॉरेन अफेयर्स को लेके या फॉरेन एग्रीमेंट्स को लेके गलत है? तो यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है जो कि 3 कंट्रीज के बीच में हुआ, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और नदर्न आयरलैंड के बीच में, जो कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेके। मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होगी वो तीनों कंट्री में मान्यता प्राप्त होगी उसकी। तो ये एग्रीमेंट जो है वो 3 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, कैबिनेट ने एक MOU अप्रूव किया है जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, जो कि एजुकेशन की फील्ड में कॉपरेट करने को लेके हुआ है। लेकिन ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ होता तो वो ऊपर ही आ जाता, लेकिन स्पेशली यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं हुआ है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुआ है, UAE के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, ताकि एजुकेशन की फील्ड में दोनों कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ सकें। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई।
कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके दोनों कंट्रीज अपने जो भी सलाह मशवरा है वो शेयर कर सकें, दोनों कंट्रीज आपस में कॉपरेट कर सकें। बिल्कुल सही है। तो पहले 3 एग्रीमेंट आपने जरूर याद रखने हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन 3 कंट्रीज का पैक्ट है, इंडिया और यूएई के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है जो एजुकेशन को लेके हुआ है, और इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके हुआ है। फिर एक चौथी स्टेटमेंट कहती है कि इंप्लीमेंटेशन होगी 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की, जो कि कोच्चि मेट्रो रेल फेज 2 होगा। कोच्चि रेल मेट्रो प्रोजेक्ट का वो जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम से लेके इंफो पार्क जाएगा और वो बाया काकनाड होके जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब कोच्चि मेट्रो का जो दूसरा फेज है वो 2000 करोड़ की लागत से जो है वो आगे बढ़ेगा, ये भी अप्रूव कर दिया गया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो प्रपोजल है, उन्होंने लैंड पॉलिसी को लेके, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कुछ लैंड पॉलिसी और परचेज करनी है इसमें, ताकि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये भी बिल्कुल सही है, उनको भी अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। तो ये सारे के सारे जो प्रपोजल हैं इस कैबिनेट मीटिंग में एक्सेप्ट हुए, लेकिन एक स्टेटमेंट इसमें गलत थी, जो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन सितंबर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई ताकि जो गैस आती है हमारे पास उसको कंपनीज जो प्रोड्यूस करती हैं उसको प्राइसिंग को ठीक किया जा सके, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं उनको सस्ते दाम में गैस जो है वो मुहैया हो सके, उनसे सस्ते दाम में कई लोग जो है वो खरीद सके, ताकि गैस का प्राइस जो है वो कम हो सके। तो ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? ये बनाई गई है किरीट शांतिलाल पारिक की अध्यक्षता में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो जो प्राइस है गैस प्राइस उसको कम करना है, उसको किसी तरह से हम ठीक कर सकें, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कौन है ये किरीट एस पारिक? ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं कौन सी कमेटी के? प्लानिंग कमीशन के। और इस कमेटी के अंदर और भी कई मेंबर्स होंगे जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से होंगे, गैस प्रोड्यूसर कंपनी से होंगे, बायर्स को लिया जाएगा, इसमें बिठाया जाएगा, ताकि जो महंगाई बढ़ रही है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके और सब लोगों को एक अच्छा क्लीन फ्यूल या साफ सुथरा फ्यूल जो है वो मिल सके। और साथ में इसमें यह भी पता लगेगा, ये कमेटी सुजेस्ट करेगी कि जो एंड यूजर है, जैसे हम लोग हैं जो गैस को खरीदते हैं, तो उनको कम दाम पे गैस जो है वो किस तरह से मुहैया करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है जिसने एक कंपनी के साथ टाई अप किया जिसका नाम है वारे एनर्जीज के साथ, ताकि सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके? तो बैंक जो है वो फाइनेंस करेगा, लेकिन कौन सी कंपनी के लिए? वारे एनर्जी के लिए ये करेगा। और ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो है या पैनल्स जो हैं वो बनाती हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी के लिए? वारे एनर्जी के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो वारे एनर्जी कंपनी है वो फाइनेंसिंग जो है वो एसबीआई से लेगी। एसबीआई का एक ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है जिसको कहते हैं सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस। सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम के तहत एसबीआई जो है वो वारे एनर्जी के जितने भी सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं उसको फाइनेंस करने का काम करेगा। मतलब अगर कोई बंदा वारे एनर्जी से सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स या पैनल जो है परचेज करता है तो वो एसबीआई वहां पे उसको लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और सूर्य शक्ति सोलर फंड स्कीम के तहत एसबीआई ने कहा है कि वो 500 करोड़ रुपए का जो लोन है या फाइनेंस है वो वारे एनर्जी के प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सितंबर 2022 में करीम मुस्तफा बेंचमा को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 घोषित किया गया है और ये यूईएफए की तरफ से डिक्लेयर किया गया, मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? याद रखना है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, ये दोनों आंसर गलत हो गए। लेकिन साथ ही साथ वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? ये मिला है अलेक्सिया प्यूटेलस सुगेरा को। और आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? स्पेन से। तो आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं प्लेयर्स, करीम बेंचमा को जो है वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है और अलेक्सिया प्यूटेलस सेगुरा को स्पेन से जो हैं उनको वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से दिया गया, जो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है। और एक सेरेमनी हुई थी जो कि कहाँ पे हुई थी? टर्की के अंदर। तो वहां पे ये अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर यूनेस्को के इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लें, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है।
तो यूनेस्को का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 2022 में मनाया गया, वो 8 सितंबर 2022 को मनाया गया। थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। बिल्कुल सही है। आपने याद रखना है कि पहली बार इस दिन की शुरुआत 1966 में की गई थी। 8 सितंबर को इस दिन को मनाया गया था। और ये इस सेरेमनी के दौरान इवन कई प्राइजेस जो हैं वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के दिन दिए जाते हैं। और इस बार की सेरेमनी जो है वो कहाँ पे हुई है? कोटे दे वॉयर में हुई है। याद रखना है, कोटे दे वॉयर में। और साथ ही साथ मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि ओडिशा में स्थित है, उसको यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज किसको मिला है? ये क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को मिला है, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। और उनका एक प्रोग्राम है जो कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, उसको ये खिताब मिला है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला है असेसिबल लिटरेचर प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्लूड ब्राजील was awarded with the UNESCO Confucius Prize for Literacy 2022। तो याद रखना है, असेसिबल लिटरेचर प्रोग्राम कौन से इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट इंक्लूड का, जो कि ब्राजील में स्थित है, उनको यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज जो है वो लिटरेसी का दिया गया है। इवन 2 और इंस्टीट्यूट्स को भी ये प्राइज मिला है, एक साउथ अफ्रीका से, एक मलेशिया से है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ABC। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे यूनेस्को की तरफ से मनाया गया, 8 सितंबर 2022 को मनाया गया, पहली बार 1966 में मनाया गया। और साथ ही साथ याद रखना है थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी स्पेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लेकिन अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। ये IBPS RRB के लिए है। तो आप लोगों के लिए हम एक इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि इंटेंसिव करंट अफेयर जो है वो आपको IBPS RRB मेंस के लिए मिलेगा। तो आपको पता है कि IBPS RRB PO मेंस जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को नोटिफाई हुआ है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है। तो ध्यान रखना है आपने कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपाइल्ड न्यूज जो है IBPS RRB मेंस के लिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अफेयर क्लाउड जो है वो इसके लिए कमिट करता है कि आपके एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे। तो हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर, ताकि इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में आपको हाईएस्ट स्कोर जो है वो दिला सकें, ताकि आप RRB का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकें। और ये सारी चीजें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सितंबर 2022 में कबीर बेदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वेनिस में, जो कि कहां पे स्थित है? एक सिंपल सा स्टैटिक सा क्वेश्चन है। वेनिस स्थित है दोस्तों इटली में। तो क्वेश्चन को आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं कि कबीर बेदी जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनको इटली में उनके काम के लिए, जो कि अलग अलग तरह का उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको खिताब मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कहाँ पे? वेनिस इटली के अंदर। और स्पेशली उनकी ऑल टाइम फेवरेट सीरीज रही है संदोकन। तो उसके लिए ये प्राइज जो है वो उनको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंटरिम हेड ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो याद रखना है टेम्परेरी तौर पे, इंटरिम तौर पे इनको लगाया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो आपको एक हिंट दे देते हैं, जो UGC के चेयरमैन हैं उन्हीं को टेम्परेरी हेड लगाया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, और ये हैं जगदेश कुमार जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं जगदेश कुमार जी, उन्हीं को अपॉइंट किया गया टेम्परेरी हेड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। और ये जो है वो 1 सितंबर को जो पुराने हेड थे इसके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के, वो रिटायर हो गए हैं, और उनका नाम था अनिल S बुदे। तो वो रिटायर हो गए 1 सितंबर को, इसीलिए जो है वो जगदेश कुमार को लगा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एज पर द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021, तो HDR या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से रिलीज की गई है, इंडिया का रैंक कौन सा है इस रिपोर्ट के अंदर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का रैंक है 132, और ये कितनी कंट्रीज में से आंका गया है? 191 कंट्रीज में से आंका गया। और टॉप रैंक कौन सी कंट्री का है? टॉप रैंक है इस बार स्विट्जरलैंड का। तो आंसर क्या होगा इसका? 132 एंड स्विट्जरलैंड। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो HDI है या HDR है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया जाता है। और इस बार की जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये पूरी रिपोर्ट का टाइटल था।
और इंडिया का रैंक 132 है, 132 है 191 कंट्रीज में से। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि टॉप कंट्री कौन सी है इसमें, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो नंबर है एक में से वो 0.962 है, पूरी एचडीए वैल्यू जो है वो आउट ऑफ 1 इनका 0.962 है। और दूसरा स्थान इसमें किसका है, वो है नॉर्वे का। और तीसरा स्थान इसमें किसका है, आइसलैंड का। और इवन आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज है जिनका स्थान इंडिया से बहुत अच्छा है, जैसे कि श्रीलंका। श्रीलंका का स्थान बहुत ही अच्छा है, 73rd नंबर पे है श्रीलंका। ऐसे ही अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना का रैंक अच्छा है इंडिया से, 79th रैंक जो है वो चाइना का है। बांग्लादेश का रैंक भी किसी ना किसी तरह से इंडिया से अच्छा है, क्योंकि 129th नंबर पे है बांग्लादेश। तो ये तीन कंट्रीज का रैंक इंडिया से बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का देखोगे, पाकिस्तान का 161st रैंक है, बहुत ही पीछे है पाकिस्तान। इसी तरह का नेपाल का रैंक भी इंडिया से पीछे, 143rd नंबर पे है नेपाल। और म्यांमार भी जो है वो पीछे चला गया है, मिलिट्री रूल वहां पे लग गया, 149th रैंक जो है वो किसका है, म्यांमार का। तो तीन कंट्रीज का रैंक जो है वो इंडिया से अच्छा है। तो ये बहुत ही इंडिया पीछे जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जनरली तीन चीजों को देखा जाता है, हेल्थ को देख लेते हैं इसके अंदर एजुकेशन को देखा जाता है, इसमें पर कैपिटा इनकम को भी जो है वो साथ में इंक्लूड कर लिया था। तीनों चीजों को देख के हम एचडीए रिपोर्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम रिसेंटली सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो यूएई जाके आए हैं, तो उसको लेके कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो सुब्रमण्यम जयशंकर है वो यूएई पहुंचे हैं। एक तो वो 14th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को अटेंड करेंगे, एक थर्ड इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग को भी क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब दो मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए वो वहां पे पहुंचे हैं। दूसरा एक एमओयू साइन हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में और इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए और वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, इसमें दो चीजें जो हैं वो गलत हैं। एक तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ नहीं साइन हुआ, ये हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साइन हुआ है, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और एक वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए नहीं हुआ, ये हुआ है लेसर फ्लोरिकॉन को बचाने के लिए हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन जो यूएई का है, उसका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के साथ एक एमओयू साइन हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज एक फोरम बना सके कल्चर के ऊपर। तो इंडिया यूएई कल्चरल काउंसिल फोरम बनाने के लिए बात हो गई है, बिल्कुल सही है। तो ये फोरम जो है वो बन जाएगा और इसकी पहली मीटिंग जो है वो की जाएगी अगले साल। तो इसका मतलब इसमें दो ही स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा है हमसे, तो आंसर ओनली ए एंड सी होगा। तो 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन का विजिट था, 14th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। कौन सी कंट्री से एडमिरल सुनील लांबा को जो है वो रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, पिंगत जासा गैमिलांग अवार्ड, जिसको मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री का कहा जाता है। और ये कौन सी कंट्री है जिन्होंने सम्मानित किया है एडमिरल सुनील लांबा जी को, ये कंट्री है हमारे पास सिंगापुर। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो एडमिरल सुनील लांबा जी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो रह चुके हैं इंडियन नेवी में, और उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया जो कि मेरिटोरियस सर्विस मेडल है, जिसको आप कह सकते हो पिंगत जासा गैमिलोंग अवार्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप साथ में एक जानकारी और याद रख सकते हैं कि ये 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं इंडियन नेवी के अंदर। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जब ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे उस टाइम पीरियड पे इन्होंने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, सिट मैक्स। सिट मैक्स का मतलब हो गया सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज की एक एक्सरसाइज जो है वो इन्होंने स्टार्ट करवाई थी 2019 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो सिंगापुर ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री का जो है वो फॉर्मर नेवी चीफ सुनील लांबा जी को दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपॉइंट किया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये अपॉइंट किया गया है वॉल्कर तुर्क को। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से ये अपॉइंटमेंट सामने हुई है, इनमें वोटिंग हुई, वोटिंग के दौरान अप्रूव कर दिया गया और एंटोनियो गुटेरेस ने स्पेशली ये अपॉइंटमेंट की है। तो आप देख सकते हो वॉल्कर तुर्क को अपॉइंट किया गया है जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं एज ए ह्यूमन राइट चीफ, या आप ये भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये असिस्टेंट हाई कमिश्नर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कैंप के अंदर,
जो कि यूनाइटेड नेशन रेफ्यूज एजेंसी है जनेवा के अंदर, और साथ ही इनका बहुत ही सक्सेसफुल करियर रह चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर, स्पेशली ह्यूमन राइट्स में, और कई ग्लोबल कंट्रीज में आप कह सकते हो अलग अलग जगह पे ये ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर चुके हैं। तो इसलिए वॉल्कर तुक को अपॉइंट किया गया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। Which of the following organization jointly launched India's first electric freight platform? उस इलेक्ट्रिक फ्रीट होता है जो लाइक इधर से उधर हम सामान बेचते हैं तो भाड़ा लगता है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्रीट प्लेटफॉर्म, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्रीट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, और इसको अगर हम एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग लें तो इसको कहेंगे ई फास्ट इंडिया नाम से फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्रीट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया? एक तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है हमारे पास, और एक नीति आयोग है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। तो दोनों ने मिलके ई फास्ट को लॉन्च किया है, जो कि रोड बेस्ड इलेक्ट्रिक फ्रीट ट्रांजिशन सिस्टम होगा। और ई फास्ट का जो मेन मकसद है वो यही है कि एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है उसको हम जो है वो ठीक कर सकें, और साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो कि फ्रीट इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चाहे वो रेल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, तो वो सारा का सारा इसके अंदर आए ताकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। तो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो सके। इसका नाम है ई फास्ट इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, और इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रीट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली ही आप कह सकते हो कि लाइक सामान को इधर उधर जो है वो भेजा जा सकता है, गाड़ियों के थ्रू भेजा जा सकता है या किसी भी साधन के थ्रू भेजा जा सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस करता है, मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूशन जो है वो नहीं क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। कौन सी कंट्री ने जो है वो कौन सी कंट्री की मिलिट्री ने जो है वो रिसेंटली एक अनआर्म्ड LGM-30G मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है? तो एक नाम आपने याद रखना है, LGM-30G मिनटमैन 3, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च की है। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो एक एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स का ही एक यूनिट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया LGM-30G मिनटमैन 3 को, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और आप कह सकते हो कि ये 3 स्टेज में इसका टेस्ट किया गया, 3 व्हीकल्स इसके साथ जुड़े हुए थे। ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है, और साथ ही साथ इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। और आप कह सकते हो कि 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार हुआ है कि ये टेस्ट किया गया है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इससे पहले ये अगस्त महीने में ये टेस्ट किया गया, तो उसके बाद ये 3 बार जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। और मिनटमैन 3 जो है वो सर्विस में 50 साल से, और करंटली आप कह सकते हो ये सिर्फ लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल इसमें डाला जा सकता है। और अदरवाइज आप कह सकते हो कि ये 2 जगह पे और लोकेटेड है यूएस के अंदर, एक नॉर्थ डकोटा में स्थित है, एक मोंटाना में स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप कह सकते हो कि ओनली लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो यूएस से आर्सेनल में मिलती है वो 2 जगह पे अवेलेबल है, एक नॉर्थ डकोटा में, एक मोंटाना में। तो आपने सिर्फ नाम याद रखना है, LGM-30G मिनटमैन 3। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें डाटा को, तो कौन सा प्लेयर वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन गया है मेन सिंगल कैटेगरी के अंदर, जबकि वोमेन सिंगल कैटेगरीज में अगर जूनियर रैंकिंग को देखें तो उसमें अनुपमा उपाध्याय का नाम जो है वो टॉप पे पहुंच गया है। तो ये इंडियन प्लेयर हमारे पास हैं प्रणॉय HS। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो 30 साल के इंडियन बैडमिंटन प्लेयर या शटलर कह सकते हैं प्रणॉय हसीना सुनील कुमार या प्रणॉय HS, ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं मेंस सिंगल कैटेगरी के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो कि 6 सितंबर को अपडेट की गई थी। और प्रणॉय HS ने किसको ओवरटेक किया है? ये किया है विक्टर एक्सेल्सन को। याद रख सकते हो वर्ल्ड चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन, उनसे काफी पॉइंट्स ये आगे निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स जो हैं वो विक्टर एक्सेल्सन से आ गए हैं। अब इनके पॉइंट्स जो हैं वो हैं 58,090 पॉइंट्स जो हैं वो इनके पास हैं। तो 2500 पॉइंट जो है वो विक्टर एक्सेल्सन के कम हैं इससे। और इंडियन शटलर जो अनुपमा उपाध्याय हैं 17 साल की हैं, तो वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग में वो वुमेन सिंगल्स में जो है वो टॉप करती हैं। और इससे पहले आप कह सकते हो तस्नीम मीर जो हैं वो टॉप पोजीशन पे पहुंची थी। इसका मतलब है कि ये दूसरी ऐसी इंडियन शटलर हैं जो अंडर 19 कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे शामिल हुई हैं जूनियर कैटेगरी में।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है क्वीन एलिजाबेथ टू को लेके, क्योंकि उनका रिसेंटली देहांत हुआ है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। क्वीन एलिजाबेथ टू जो कि यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग रानी रह चुकी है, मोनार्क रह चुकी है। उनका देहांत हो गया है कहाँ पे, बेलमोरल कैसल में हुआ है स्कॉटलैंड में 96 साल की उम्र में। और आप कह सकते हो कि 70 साल तक जो है वो ये रानी बनी रही और इनके पास जो है वो पूरी की पूरी राजगद्दी रही। और क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वो रानी बनी थी अपने फादर के बाद, क्योंकि उनके फादर का नाम था जॉर्ज सिक्स। जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे जो राजा थे वो जॉर्ज सिक्स थे। तो आप कह सकते हो कि क्वीन एलिजाबेथ टू जो हैं वो 1952 में रानी बनी थी। तो 2022 में 70 साल जो हैं वो इसके पूरे हो चुके थे। तो आप देख सकते हो कि 70 साल तक कोई रानी रहना बहुत बड़ी बात है और इनका देहांत हो चुका है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 70 साल तक इनके पास जो है वो राजगद्दी रही। और आप कह सकते हो कि ये 7 साल ज्यादा हैं जो क्वीन विक्टोरिया के पास रही थी, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन बन चुकी हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो आपको पता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे रानी थी। तो उनका जो टाइम पीरियड था राजगद्दी का वो 63 साल का था। इनके पास 7 साल जो है वो ज्यादा गद्दी रही है। और इवन जो क्वीन एलिजाबेथ टू है वो 54 नेशन कॉमनवेल्थ को चलाती थी, जो कि ब्रिटेन या उनकी जो पुरानी कॉलोनीज थी उससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप बना हुआ है। और इवन इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है। विंस्टन चर्चिल को इन्होंने अपॉइंट किया था। अब रिसेंटली इन्होंने लिज ट्रस को भी जो है वो अपॉइंट किया है। और क्वीन एलिजाबेथ टू की डेथ के बाद अब प्रिंस चार्ल्स जो है वो ऑफिशियली किंग चार्ल्स थ्री के नाम से जाने जाएंगे और यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियली राजा घोषित कर दिए गए हैं और 14 और कॉलोनीज के भी राजा घोषित कर दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि 73 साल के हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि 73 साल की उम्र में ब्रिटेन में किसी को राजा बनाया गया। मतलब ओल्डेस्ट राजा जो है वो किंग चार्ल्स थ्री हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी भी सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ए बी सी। तो वन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 3D विजुअलाइजेशन टूल जो है वो अपडेट किया है? ये है आईज ऑन द सोलर सिस्टम टूल। और ये टूल जो है वो दोस्तों नासा का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो ये न्यूली इम्प्रूव जो टूल होगा या जो सिस्टम है, ये अब कह सकते हो कि आप ट्रेवल जो है वो इजी कर देता है। प्लैनेट से प्लैनेट जाने का जो आप कह सकते हो कि हमारा चलता रहता है, कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, कोई व्हीकल भेज रहे हैं, तो वो आसान हो जाता है और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से हम यहाँ से यहीं बैठ के जो है वो देख सकते हैं। तो जो लेटेस्ट एडिशन है आईज ऑन सोलर सिस्टम का, उससे हम बहुत ही अच्छी जर्नी जो है वो तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने टूर लगाना है यूपिटर का, हमने सैचरन का, यूरेनस का या नेपच्यून का, हम यहीं पे बैठे जो है वो उनको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये नासा ने ये टूल को डेवलप किया था। नेक्स्ट, who recently launched the प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान to reinvigorate the mission of tuberculosis elimination from India by 2025। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को दोबारा से स्टार्ट किया गया है ताकि टीबी मुक्त भारत बना सकें 2025 तक। तो ये टारगेट याद रखना है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। और ये द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, उन्होंने इस मिशन को दोबारा से स्टार्ट किया है। तो इसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है निक्षय। याद रखोगे, निक्षय 2.0। ये एक पोर्टल है दोस्तों जिससे हमें अलग अलग तरह की सपोर्ट जो कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट को लेके मिलती है उसके बारे में बताता है, और साथ में जो ट्यूबरक्लोसिस के डोनर्स हैं उनके बारे में बताता है ताकि ट्यूबरक्लोसिस को हम देश में खत्म कर सकें। तो टीबी मुक्त भारत एक अभियान चलाया गया 2025 तक, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की कोशिश है ताकि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत जो है वो बना सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा लगाती हैं वो इसके अंदर पैसा लगा सकें ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। सितंबर 2022 में मिलिट्री कैंप जो कि कबिथू के अंदर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और 22 किलोमीटर का एक रोड स्ट्रेच है जो कि वालोंग से लेकर कबिथू तक चलता है, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो एक तो मिलिट्री कैंप, एक 22 किलोमीटर की रोड जो है वो किसके नाम पे रखी गई है? वो जनरल बिपिन रावत जी के नाम से रखी गई है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो मिलिट्री कैंप का जो नाम होगा वो होगा जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, और जो रोड है उसका नाम होगा जनरल बिपिन रावत मार्ग। तो इन दोनों जो नामों का प्रस्ताव है ये पास कर दिया गया है
और आपको पता होना चाहिए जनरल बिपिन रावत जो कि इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका चॉपर क्रैश हो गया था दिसंबर 2021 में, तो उनका देहांत हो गया था। और ब्रिगेडियर जो बीडी मिश्रा हैं, गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने साथ में एक लोकल ट्रेडिशन का जो आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश में उनका आर्किटेक्चर स्टाइल है, और उसके गेट के पास ही जो है वो एक बहुत बड़ा एक स्टैचू जो है वो जनरल बिपिन रावत का इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो एक लाइफ साइज मुराल आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो इन्होंने उद्घाटन किया। सितंबर 2022 में एचएसबीसी या हांगकांग शंघाई कॉरपोरेशन बैंक ने एक कमिट किया है कि कितने पैसे वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर लगाएंगे या एनर्जी ट्रांजिशन में लगाएंगे या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे इंडिया में अगले 5 साल तक। तो एचएसबीसी बैंक कहता है कि हम 125 करोड़ रुपए आने वाले टाइम पीरियड में 5 साल के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव्स के अंदर लगाएंगे, जिसमें वो क्लाइमेट चेंज को लेके जो है वो पैसा खर्च करेंगे, और ताकि हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट है, चाहे वो सोलर हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, उसके अंदर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। साथ में हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनको भी बचाने का काम जो है वो किया जाएगा। नीरज चोपड़ा रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ऐसे पहले इंडियन बन गए हैं जो डायमंड लीग फाइनल्स में जो हैं वो गोल्ड जीत चुके हैं। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कवर किया था कि डायमंड लीग फाइनल्स में टाइटल जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीत लिया, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने टाइटल फाइनल्स को जीता है डायमंड लीग के। और कितनी दूर तक इन्होंने बाला फेंका था? इन्होंने बाला फेंका था 88.44 मीटर। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो एक चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं, उनको दूसरा स्थान हासिल हुआ है, एक जर्मनी के प्लेयर हैं, उनको तीसरा स्थान जो है वो इसमें हासिल हुआ है। और ये डायमंड लीग फाइनल जो है वो हुआ कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर खेला गया। और आप कह सकते हो कि नीरज चोपड़ा जो है वो ऐसा 6 बार हो चुका है इस सीजन के अंदर कि 88 मीटर से ऊपर ऊपर इन्होंने बाला फेंका हो, जबकि इनका खुद का नेशनल रिकॉर्ड जो है वो 89.94 मीटर का है। तो याद रखना है, नीरज चोपड़ा इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी को जीत लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी दूर इन्होंने जैवलिन को थ्रो किया था? 88.44 मीटर। अगला आते हैं क्रिकेटर एरन जेम्स फिंच जो हैं वो रिसेंटली अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। कौन सी कंट्री से एरन फिंच जो हैं वो बिलोंग करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही ऑस्ट्रेलिया की लड़ी जो है वो इंडिया ने जीत ली है, 2-1 से जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जीत लिया है। लेकिन ये 2020 सीरीज थी, क्योंकि बच्चों ने देखा होगा, और उसमें फिंच जो है वो खेल रहे थे, लेकिन इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। ये विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और आपने याद रखना है 35 साल के हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। तो अपने सिंपल तरीके से याद रखना है कि ये अब ओडीआई में नहीं प्ले करेंगे, लेकिन 2020 में ये प्ले करते रहेंगे। और इनके नाम जो हैं 17 सेंचुरीज हैं ओडीआई के अंदर, और ऐसे चौथे बैट्समैन हैं जिनके पास इतनी सेंचुरीज है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग टॉप पे हैं, 29 सेंचुरीज हैं। डेविड वार्नर हैं, 18 सेंचुरीज हैं। मार्क वॉ हैं, 18 सेंचुरीज हैं। और टोटल इनके रन जो हैं वो 5406 हैं, मतलब 5406 रन जो है आते हैं। और अब ये टीम को लीड करेंगे, जो 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, तो उसमें ये टीम को लीड करेंगे एरन फिंच। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.एन. सिंह या कमल नारायण सिंह, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो आपको पता है कि अभी यू ललित जी हैं। ललित जी जो है वो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और ये हमारे पास थे 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 इसका आंसर होगा। कमल नारायण सिंह जी का देहांत हो गया, 95 साल के थे। और आप याद रख सकते हो कि ये 25 नवंबर को 1991 में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे, मात्र कुछ ही टाइम पीरियड के लिए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 15 दिन के लिए ये जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। 12 दिसंबर 1991 को ये रिटायर हो गए थे, और शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड रहा है इनका किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके। और ये 13th लॉ कमीशन के हेड भी रहे हैं 1991 से लेके 4 के बीच में। और अभी यू ललित जी हैं, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, जो कि 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा जी, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने रमन मैग्सेसे से अवार्ड लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनको ये अवार्ड दिया जा रहा था उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, किस तरह से उन्होंने कोविड-19 और निपा वायरस के अगेंस्ट जो है वो काम किया था। तो उन्होंने ये रमन मैग्सेसे अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये कौन सा एडिशन था रमन मैग्सेसे अवार्ड का? याद रखना आपने, 64th एडिशन था रमन मैग्सेसे अवार्ड का। 4 लोगों को ये दिया गया है, और के शैलजा को देना था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो रमन मैग्सेसे फाउंडेशन की तरफ से इस अवार्ड को दिया जाता है, 64th एडिशन 2022 का। लेकिन आपने इससे जुड़े 1-2 चीज़ें याद रखनी है।
कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था, एशिया का ग्रेटेस्ट ऑनर है। इवन इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है रमन मैग्सेसे फाउंडेशन का, ये मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस, क्योंकि जो रमन मैग्सेसे हैं ये फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट थे, तो उनके नाम से ही रखा गया है। और पहली बार ये अवार्ड जो है वो 31 अगस्त को दिए गए थे 1958 में। उसमें एक इंडियन भी थे, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ऐसे पहले इंडियन हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में। अगला आते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी चला रही है। वो कौन सा साल मना रही है 10 सितंबर 2022 को इस स्कीम का? तो वो मना रही है सेकेंड एनिवर्सरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी की तरफ से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक बुकलेट रिलीज की गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी इसकी अचीवमेंट्स हैं और किस तरह से हम फिशरी या आप कह सकते हो मछली पालन को आगे बढ़ा रहे हैं इस स्कीम के तहत। तो इस स्कीम में के अंदर जो है वो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट पूरे फिशरी सेक्टर के अंदर 14.3% ग्रोथ हुई है। मतलब इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 19-20 में, तो 21-22 तक जो है वो आप कह सकते हो कि 19-20 में 21-22 तक 14.3% ग्रोथ देखी गई है, जो कि सबसे बड़ी है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना देखें जब वो इंडिया आई थी सितंबर 2022 में, तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। 7 एमओयू जो है वो साइन किए गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, जो कि एमओयू स्पेशली साइन होता है जल शक्ति मिनिस्ट्री इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज बांग्लादेश की, ताकि पानी को जो है वो यूज किया जा सकता है, जो कि कॉमन बॉर्डर शेयर करती है रिवर कोशियारा। तो इंपॉर्टेंट है रिवर कोशियारा, इसको लेके एक टाई अप हुआ है कि दोनों कंट्री जो है वो इसका पानी जो है वो यूज कर सकती हैं, जो कि कॉमन बॉर्डर शेयर करती है ये रिवर। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि कहाँ पे है? रामपल खुलना के अंदर इन बांग्लादेश में। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो ये मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें इंडियन जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना पैसा जो है वो डाल रही है। टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $2 बिलियन, और जिसमें से इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत जो है वो $1.6 बिलियन जो है वो दिए जा रहे हैं। तो दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो 2 रेलवे लिंक को अपग्रेड करने के बारे में कहा है। एक तो खुलना दरसाना रेलवे लाइन है जिसको अपग्रेड किया जाएगा, और एक जो है वो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है जो कि गेड़े दरसाना से लेके खुलना तक है। तो इन दोनों को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। और दोनों कंट्रीज में अगर ट्रांजिशन बढ़ेगी, लाइक आप कह सकते हो मूवमेंट बढ़ेगी, तो गुड्स भी अपने आप बढ़ेंगे, ट्रेड भी अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए आंसर जो है वो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट ढूंढनी थी तो ऑल ABC होगा। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो 4 दिन के लिए इंडिया आई थी। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट रखा है कि कोल प्रोडक्शन 1.23 बिलियन टन कर देंगे। कौन से ईयर तक? ये कर देंगे 2024-25 तक। ये टारगेट है, सिंपली आप स्लाइड से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से कहा गया है। और कोल प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो प्लानिंग बहुत टाइम से, वैसे तो ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी जो प्लानिंग चल रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेके चल रही है। और मेजर कोल फील्ड जो कि झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है, जिसको हम कहते हैं नदन करणपुरा कोल फील्ड, जो कि आप कह सकते हो कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी कोल फील्ड माइन है। उस बैंक का नाम बताना है जो कि ऐसा पहला बैंक बना है इंडिया के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रदान करेगा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके। तो ये बैंक है हमारे पास HDFC बैंक। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो HDFC बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये ऐसा पहला बैंक बन चुका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रदान करेगा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की, तो इससे क्या होगा कि जो लेंदी पेपर है, जो पेपर वर्क है, या आप कह सकते हो कि जो टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आप पेपर देके जाओगे फिर बैंक गारंटी एक्सेप्टेड होगी, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो इशू कर सकता है HDFC। तो इससे क्या होगा? प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, साथ ही साथ जो है वो वेरिफिकेशन इंस्टेंट हो जाएगी, सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मदद से, CBI की मदद से या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की मदद से इसको HDFC की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो बैंकिंग स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें।
कौन सी स्टेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंडिया का पहला और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगा 2025 तक। तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि ये प्लांट जो है वो लगाया जाएगा कहाँ पे, हजीरा के अंदर। और हजीरा कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। तो ये प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा, गुजरात में। इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो गुजरात में लगेगा। इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। और इस प्लांट के अंदर जो है वो फीड स्टॉक जो होगा उसको इकट्ठा किया जाएगा और 20,000 मेट्रिक टन पर एनम जो है ये कार्बन फाइबर प्रोड्यूस करेगा। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री जो है 75,000 करोड़ रुपए जो है वो लगाएगी अगले 5 साल के अंदर, ताकि ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है वो एक्सपैंड किया जा सके और नई वैल्यू चेन जो है वो डेवलप की जा सके। फिफ्थ नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट जो है वो इंडियन नेवी में शामिल की गई है, उसका नाम बताना है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है वो लॉन्च की गई है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से मुंबई महाराष्ट्र में। तो आपने याद रखना है ये फिफ्थ नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसका नाम है तारागिरी। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। इसको एक नाम दिया गया है YD12653, आपने याद नहीं करना, लेकिन ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की मदद से। और साथ में आपने याद रखना है कि तारागिरी जो है वो हिमालयस में लोकेटेड है, गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड एरिया में। तो वहां से ये नाम जो है वो लिया गया है। तो तारागिरी ऐसी थर्ड फ्रिगेट है जो मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से बनाई गई है, और वैसे फिफ्थ शिप है अगर आप ओवरऑल देखोगे नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट की। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारा जो नेवी है वो मजबूत करेगा। और भी इसमें और भी इस चीज़ों को बनाया जा रहा है, ऐसी फ्रिगेट्स और भी बनाई जा रही हैं ताकि हम नेवी को और भी सक्षम कर सकें आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who recently became the first Indian to win a Formula 2 race in Monza, मतलब इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला 1 की बात करोगे तो वो जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला 2 की बात करेंगे वो जीते हैं जेहान दारूवाला। तो आंसर क्या होगा, दूसरा। तो रेड बुल रेसर हैं जेहान दारूवाला, वो ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जो फॉर्मूला 2 रेस जीते हैं। कहाँ पे, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में या मोन्जा ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। और ये उनकी चौथी विन है फॉर्मूला 2 रेस के अंदर, और ये पहली विन है या पहली जीत है इस सीजन की। और आप कह सकते हो कि टॉप 3 फिनिश में जो है वो छठे नंबर पे जो है वो आए थे। लेकिन आपने वैसे याद नहीं रखना, आपने फॉर्मूला 2 रेस में विनर याद रखना है जेहान दारूवाला। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा शहर ऐसा शहर बन चुका है जिसमें पहली बार माउंटेन साइकिल वर्ल्ड कप करवाया गया, जिसको हम UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। तो ये शहर बना ले, जो कि कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। तो ले लद्दाख में लद्दाख पुलिस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, किसकी मदद से, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है साथ में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मदद से पहली माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित किया गया ले लद्दाख के अंदर। और इसमें 12,000 फीट आप कह सकते हो ऊंचा ये पूरा ट्रैक जो है वो तैयार किया गया था। और इसमें 20 इंटरनेशनल और 55 नेशनल और साइकिलिस्ट, लोकल साइकिलिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें टॉप 5 साइकिलिस्ट जो हैं वो मेन और वुमेन कैटेगरी दोनों में अलग अलग चुने गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022 का थीम जो है वो क्या रहा, क्योंकि ये 10 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये हर साल 10 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो कौन से थीम के साथ मनाया गया, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इसका मेन मकसद नाम से पता लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि फर्स्ट एड की क्या महत्वता है और किस तरह से ये किसी की जान जो है वो बचा सकता है। और इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई थी 2000 में, क्योंकि एक सोसाइटी हमारे पास IFRC, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, तो उन्होंने इस दिन की शुरुआत जो है वो की थी कि सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर जो है वो हर बार वर्ल्ड फर्स्ट डे के नाम से मनाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली 3500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट्स को पूरा नहीं किया। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जनरेशन एंड ट्रीटमेंट को लेके बहुत बड़ा गैप है टारगेट और जो असलियत है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो हैं आदर्श कुमार गोयल जी। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आदर्श कुमार गोयल जी चेयरमैन है। स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, कौन सी सरकार के ऊपर जो है वो फाइन लगाया गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जनरेशन एंड ट्रीटमेंट को लेके ये फाइन लगाया गया है।
और स्टेट बजट के अंदर ये स्पेशली प्रपोजल था कि अर्बन डेवलपमेंट और म्यूनिसिपल अफेयर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे और लगभग 13,000 करोड़ रुपए ये लगाएंगे इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, गैप है इसमें, जिसके कारण इनके ऊपर इतना फाइन जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने डिसाइड किया है कि एक हम मोबाइल क्लासेस जो हैं वो लगाएंगे फॉर क्वेक हिट चिल्ड्रन इन साउथ ईस्ट अफगानिस्तान, ताकि किसी भी तरह की बच्चों को एजुकेशन के लेके जो है वो प्रॉब्लम ना हो। मतलब मोबाइल एजुकेशन क्लासेस बच्चों के लिए चलाई जाएंगी जिनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है अर्थक्वेक्स के अंदर या बिछड़ चुके हैं, वो खास करके जो साउथ ईस्ट अफगानिस्तान है उस एरिया के अंदर, क्योंकि जून में बहुत बड़े अर्थक्वेक्स जो है वहां पे आए थे जिसके कारण बहुत फैमिलीज जो हैं वो लगभग खत्म हो गई। तो उनके जो बच्चे हैं उनकी मोबाइल क्लासेस की जो जिम्मेवारी है वो यूनिसेफ की है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट हैं? अगर सिक्स्थ हेल्थ नेशनल अकाउंट्स एस्टीमेट रिपोर्ट देखें 2018-19 की, तो एक बार पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आगे से कम हो गया है। अगर जीडीपी के माध्यम से देखें तो जीडीपी का 1.35% जो है वो 2017-18 के अंदर हमने हेल्थ के ऊपर खर्च किया, लेकिन 2018-19 में ये लगभग 1.28% ही रह गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया है। सेंटर शेयर जो है वो टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में वो कम हुआ है। पहले सेंटर शेयर जो है वो 40.8% होता था, लेकिन अब 34.3% हो गया। लगभग 6% के तहत जो है वो सेंटर गवर्नमेंट का शेयर कम हो गया है। ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर जो है वो कम कर रही है, तो स्टेट के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का कम हो गया है 16 पॉइंट, ये 64.2% था पहले, अब 48.2% हो गया है। तो ये हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 2013-14 के डाटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये अंतराल जो है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कम होता जा रहा है, सेंटर का बर्डन भी कम होता जा रहा है। तो इसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा। तो आंसर यहाँ पे ऑल एबीसी होगा, सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। लेकिन मेनली आपने याद रखना है कि 2018-19 की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि हम जीडीपी का 1.28% लगभग हेल्थ एक्सपेंडिचर करते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करता है, और ऐसा पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन बना है जो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करता है? इससे रिसर्च जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। ये है हमारे पास आईआईटी मद्रास। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ऐसा पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन बन चुका है जो कि आईबीएम क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ताकि एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स को आगे बढ़ाया जा सके और रिसर्च को इंडिया के अंदर आगे लेके जाया जा सके। तो ये नेटवर्क जो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क है, ये 180 ग्लोबल मेंबर्स जो हैं वो इसमें शामिल है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। तो आईआईटी मद्रास ऐसा पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो इसको ज्वाइन कर लेता है। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक सेंटर इस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम है नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित या 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की तरफ से? तो ये जो नालसा सेंटर बनाया जाएगा ताकि सिटीजन जो भी हमारे देश के लोग हैं उनको अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जा सकें, ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और ये कहाँ पे बनाया गया? ये जैसलमेर हाउस में बनाया गया जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित नहीं है जैसलमेर हाउस, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो जैसलमेर हाउस की जगह थी, तो वहां पे आप कह सकते हो एक सेंटर बनाया गया नालसा सेंटर, जो कि सिटीजन जो भी इंडिया के सिटीजन हैं उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो एनआरआईज हैं उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एक तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा और डिजिटल कमांड सेंटर भी रहेगा नालसा का। तो पूरी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेवारी है, तो वो सारी की सारी सेंटर के थ्रू लोगों को प्रदान की जाएगी। और नालसा की स्थापना जो है वो 1987 में की गई थी। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया गया था। और आपने ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल एड जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, ये नालसा प्रदान करता है। कौन सा बैंक ऐसा बैंक है जिसने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है? ओपन डोर या खुला दरवाजा जो है वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ताकि लोगों को होम बाइंग मतलब घर खरीदने में कोई भी दिक्कत ना आए। ये कौन सी कंपनी के साथ मिलके किया है? स्क्वायर यार्ड के साथ मिलके ये किया है।
मतलब एक तरह से आप कह सकते हो स्क्वायर यार्ड से अगर आप घर को लेना चाहते हैं इस कंपनी के थ्रू, तो आपको पैसा जो है वो कौन प्रदान कर देगा? ये बैंक प्रदान करेगा। और वो बैंक कौन सा है हमारे पास? एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड। तो एक्सिस बैंक और स्क्वायर यार्ड ने मिलके इस तरह का एक को ब्रांडेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा घर जो है वो मिल सके, उसको ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकें। तो पूरा प्रोसेस, चाहे घर को ढूंढना हो, चाहे उसको परचेज करना हो, चाहे उसका आगे का प्रोसेस हो, वो ये दोनों कंपनीज या दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आपका पूरा करेंगी। तो इसमें जोग्राफिकल लोकेशंस इन्होंने ढूंढ के रखी हुई हैं, एक पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है, और उसके थ्रू जो है वो आपको घर दिखाने का काम जो है वो किया जाएगा। मतलब फाइनेंस एक्सिस बैंक करेगा और घर ढूंढने में हेल्प जो है वो स्क्वायर यार्ड करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है ओपन डोर। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जो कि गूगल क्लाउड के साथ मिलकर अपने इंश्योरेंस परचेजिंग एक्सपीरियंस को या सेलिंग एक्सपीरियंस को डिजिटाइज करेगा। तो ये हमारे पास कंपनी है HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो अब आप गूगल क्लाउड की मदद से जो है वो HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं, और गूगल क्लाउड ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा कि वो पूरा का पूरा HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस का प्रोसेस डिजिटाइज कर देगा। तो घर बैठे ही आप जो है वो डिजिटल तरीके से HDFC आर्गो के जनरल इंश्योरेंस को खरीद सकते हो। और 2024 तक HDFC आर्गो ने कहा है कि वो कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपनी सोलर पावर्ड ड्रोन को जो है ड्रोन कह सकते हो या ड्रोन कम सैटेलाइट कह सकते हो, उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्यूमिंग शिंग 50 या मॉर्निंग स्टार 50। तो आपने याद रखना है, एक तो नाम आप वैसे नाम पढ़ के ही बता सकते हो। ये एक ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये एक सैटेलाइट का काम भी करता है और ड्रोन का काम भी करता है। मतलब जब जरूरत पड़े तो ये सैटेलाइट का काम भी कर सकता है। ये रिसेंटली लॉन्च किसने किया है? चाइना ने। तो एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन के तौर पे ये काम करेगा या सैटेलाइट के तौर पे काम करेगा, और ये साथ में अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पे भी सोलर एनर्जी लेके काम करेगा। देखो कितना बड़ा है ये। तो ये एक ड्रोन भी कह सकते हो, एक सैटेलाइट भी आप कह सकते हो। ये कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर सकता है 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। तो सैटेलाइट का काम और ड्रोन का काम दोनों एक साथ कर सकता है। कौन सी कंपनी ऐसी कंपनी बन गई है जो कि इंडिया का हाई थ्रोपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करती है इसरो की मदद से? एक कंपनी ने इंडिया का पहला हाई थ्रोपुट सैटेलाइट लॉन्च किया है, HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस कनेक्टिविटी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये जो है वो इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 11 और GSAT 29 की मदद से जो है वो लॉन्च किया गया है। ये कंपनी है ह्यूज कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आप ये कह सकते हैं ह्यूज कम्युनिकेशन और साथ में इसरो दोनों ने मिलके जो है वो एक हाई थ्रोपुट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, ताकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इंडिया के अंदर जो है बेहतर किया जा सके। और ये इसरो के सैटेलाइट की मदद ली गई है, GSAT 11 और GSAT 29। तो आप कह सकते हो इससे जो है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर हम US ओपन का ये 142nd एडिशन देखें जो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ सितंबर 2022 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये US ओपन की बात करें 2022 की, एडिशन नंबर जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कार्लोस अल्कारेज ग्रेसिया जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है मेन सिंगल्स के अंदर और अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो जीत लिया है, और यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP वर्ल्ड रैंकर जो हैं वो बन चुके हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपने याद रखना है कार्लोस अल्कारेज जो हैं वो जीत चुके हैं कौन सा टाइटल? US ओपन जीत चुके हैं और पहली बार हुआ, और यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 जो हैं वो ATP वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा वुमेन कैटेगरी के अंदर एलाइस मार्टिन जीत चुकी हैं। इन्होंने ऑन्स जबूर को हराया है और पहला US ओपन चैंपियनशिप जीत लिया। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जीता है ईगा स्वेतेक ने। याद रखना है इसने जीता है ईगा स्वेतेक। ईगा स्वेतेक कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं। हराया इन्होंने ऑन्स जबूर को है तुनीशिया की, और इन्होंने अपना पहला US ओपन चैंपियनशिप और तीसरा पहला US ओपन चैंपियनशिप अदरवाइज तीसरा ग्रैंड स्लैम जो है वो इन्होंने जीता है। तो याद रखना है मेंस के अंदर कार्लोस और वुमेन के अंदर ईगा स्वेतेक ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और डबल्स की अगर बात करें, US ओपन मेंस डबल जो है वो रजीम राम और ब्रिटेन के जॉर्ज सलिसबरी ने जीता है, और वुमेन डबल्स की बात करें तो बारबोरा
क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है वुमेन डबल टाइटल, लेकिन डबल टाइटल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता है? 142nd एडिशन यूएस ओपन का कार्लोस अल्कैराज जो हैं वो पहले नंबर पे बन चुके हैं और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में भी पहले नंबर पे आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बुक लिखी है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी? तो वुमेन हॉकी के ऊपर जो है ये बुक लिखी गई है कि किस तरह से वुमेन जो है वो हॉकी के अंदर आगे बढ़ी हैं। तो वुमेन हॉकी के कोच रह चुके हैं पुराने, जिनका नाम है सेजोर्ड मारिजने। तो आंसर क्या होगा? 4। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने, और ये सितंबर 2022 में रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया है। और जो सेजोर्ड मैरिजने हैं ये चीफ कोच लगाए गए थे इंडियन वुमेन हॉकी टीम के 2017 से, और इनको मेंस हॉकी टीम का भी कोच जो है वो लगाया गया था 2017 में, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था उस टाइम पीरियड पे। तो आपने बुक याद रखनी है विल पावर, और किसके ऊपर है? इंडियन वुमेन हॉकी के ऊपर है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हब के साथ टाई अप किया है, ताकि वो एक एक्सटेंडेड रियलिटी एक्सआर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो हैं वो बना सकें, उसको तैयार कर सकें, ताकि जो एक्सटेंडेड रियलिटी को लेके स्टार्टअप्स हैं उनको जो है वो हेल्प की जा सके। एक तो माइटी या आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हब से, और एक हमारे पास होगा मेटा जो कि फेसबुक का ही नाम है। तो आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इनिशिएटिव है, और साथ में मीडिया जायंट मेटा जो कि फेसबुक के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने पार्टनरशिप की है ताकि एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें और जो भी स्टार्टअप एक्सटेंडेड रियलिटी को लेकर उनकी मदद की जा सके। तो इसमें क्या होगा? स्किल प्रोवाइड की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी स्टार्टअप्स को बताई जाएंगी कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आ सकते हैं, उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी को लेके या वर्चुअल रियलिटी का किस तरह से हम विस्तार कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेटा दोनों ने मिलकर एक्सआर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विच सिटी रिसेंटली बिकेम इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी, जिसमें स्मार्ट एड्रेसेस जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एड्रेस सिस्टम जो है वो डिजिटल कर दिया गया है। तो आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और पता जो है वो आप आराम से ढूंढ सकते हैं, और ये शहर बन गया इंदौर मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इंदौर मध्य प्रदेश जो कि फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन चुकी है स्मार्ट एड्रेसेस के साथ, मतलब स्मार्ट एड्रेस मिलेंगे आपको इस एप्लीकेशन के साथ, और ये इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत किया गया है। तो एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया जिसका नाम ही क्या है? पता एप्लीकेशन। पता एप्लीकेशन जो है वो हर बंदा यूज कर सकता है, हर बिजनेस यूज कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी यूज कर सकती है, इमरजेंसी सर्विस वाले यूज कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, एम्बुलेंस वाले हों, किसी भी पते को ढूंढने के लिए। तो आप कह सकते हो इंदौर स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं ऋषभ गुप्ता जी, और साथ में को फाउंडर हैं जो पता नेविगेशन के, तो उन्होंने मिलके जो है वो इसको लॉन्च किया। तो हर चीज़ का पता जो है वो आपको डिजिटली लग सकता है। तो ये पता एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड, किसने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ, ताकि एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जा सके, ताकि थोड़े थोड़े पैसे देके जो है वो हम छोटे छोटे शहरों को इन्वायरमेंट में अच्छा कर सकें। तो ये प्रोग्राम जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस का है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया हमारे पास, एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया यूएनडीपी हो गया, एक एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो गया। तो आंसर यहाँ पे होगा बोथ 2 एंड 3। तो तीनों ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ताकि जो इन्वायरमेंट को लेके प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंशियली या टेक्निकली सपोर्ट जो है वो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस कर सकें और इन्वायरमेंट को बचा सकें, इन्वायरमेंट को ठीक कर सकें। वो लोकल कम्युनिटीज को हेल्प करने के बारे में सबसे पहले विचार किया गया है। और आप कह सकते हो इस प्रोग्राम को ऐसे नहीं कि पहली बार स्टार्ट किया गया, 7वां फेज है इस प्रोग्राम का जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ में दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तीनों ने इसको स्टार्ट किया है। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ताकि वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। और ये कमेटी कौन लीड करेगा? 6 मेंबर की कमेटी है, लीड करेंगे एम दामोदरन। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। 6 मेंबर की कमेटी है
और ये जो एम दामोदरन हैं ये चेयरमैन रह चुके हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और इन उनका मेन मकसद यही था कि वेंचर कैपिटल में या प्राइवेट इक्विटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके। और ये निर्मला सीतारमन जी ने स्पेशली कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो पूरी रिकमेंडेशन देगी पॉलिसी को लेके कि किस तरह से हम जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये उन्होंने स्पीच बजट के अंदर दी थी कि इस तरह की कमेटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ताकि एक फ्री ऑफ चार्ज स्टार्टअप प्रोग्राम लाइट हाउस मैसिव मेक एंड स्केल सोशल इम्पैक्ट विजन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। ये मास्टर कार्ड के साथ मिलकर जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको स्टार्ट किया है। ये है मैसिव प्रोग्राम, आप इसको याद रख सकते हैं लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम के नाम से। ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको इकट्ठा करेगा और स्टार्टअप्स का मेन मकसद क्या होगा कि 1 बिलियन लोगों की जान बचानी है 2025 तक। मतलब 1 बिलियन लोगों की जान को सिक्योर करना है 2025 तक। इसका मेन मकसद यही है मेक एंड स्केल सोशल इम्पैक्ट विजन कि जो भी स्टार्टअप्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो कितनी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रही हैं। अपने इम्पैक्ट को उन्होंने देखना है कि किस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है, मतलब जो चीज़ें वो बना रही हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो उससे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो कितने लोगों की जान को बचाया जा सकता है अगर उस इम्पैक्ट को हम कम कर दें। तो ये मतलब इसका मेन मकसद जो है वो रखा गया है। तो मैसिव प्रोग्राम मास्टर कार्ड और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में गूगल ने एक कंपनी मेंडिएंट को खरीद लिया है ताकि साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। और ये कितने में खरीदा है? 5.4 बिलियन डॉलर में इस कंपनी को खरीद लिया है। सिंपल, आपने याद रखना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो गूगल क्लाउड के हैं थॉमस क्यूरियन, उन्होंने ये बताया है कि 5.4 बिलियन डॉलर में जो है वो मैंडिएट को खरीद लिया है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। और ये अब साइबर सिक्योरिटी को और भी बेहतर करेंगे, मतलब जितने भी थ्रेट हैं, जितने भी इंसिडेंट होते हैं कि कोई भी हैक कर लिया गया कंप्यूटर, उस चीज़ को क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। तो अब गूगल क्लाउड जो है वो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेगा क्योंकि मैंडिएट एक बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सी बड़ी कंपनी जो है वो मैंडिएट के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती है ताकि इन तरह के साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स से बचा जा सके। अब गूगल क्लाउड जो है वो प्रदान करेगा और भी मजबूत करेगा इसको। कौन से पॉइंट्स इनकरेक्ट है? अगर हम अभी 15th 2020 इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एशिया कप हुआ है, कहाँ पे हुआ? यूएई में। तो उसको देख के कौन कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। लेकिन दो चीजें आप क्वेश्चन में से देखोगे, एक तो 15th 2020 एशिया कप था, ये याद रखना है, कहाँ पे हुआ है? यूएई में। तो पहला पॉइंट है श्रीलंका इस टाइटल को जीत चुका है एशिया कप के, पाकिस्तान को हराया है, बिल्कुल सही है। ये टाइटल उन्होंने 3rd टाइम जो है वो जीता है। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। ये टाइटल उन्होंने दोस्तों तीसरी बार नहीं जीता, ये टाइटल उन्होंने 6th टाइम जीता है, 6 टाइम एंड सेकेंड टाइम इन द T20 फॉर्मेट। लेकिन पहली बार हुआ है कि T20 फॉर्मेट में उन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। और जब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था तो विराट कोहली ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 3500 T20 रन्स जो है वो उन्होंने बना लिए और 71st सेंचुरी जब उन्होंने लगाई थी इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के दौरान। ये बहुत बड़ा है क्योंकि अभी ऐसे 2 प्लेयर हो चुके हैं जिनके 3500 से ज्यादा रन्स हैं 2020 में। एक तो विराट कोहली हैं और दूसरे हमारे पास प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। याद रख सकते हो आप। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रविंदर जडेजा becomes the most successful bowler और India's highest wicket taker in history of the Asia Cup tournament। तो एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले रविंदर जडेजा प्लेयर बन चुके हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि उन्होंने 23 विकेट्स जो हैं वो ली हैं 6 एशिया कप्स के अंदर। और ये 2010 से लेकर 2022 के बीच में उन्होंने 6 एशिया कप खेले हैं, उसमें 23 विकेट्स उन्होंने ली हैं। भुवनेश्वर कुमार बिकम्स इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। सक्सेसफुल का मतलब है कि रन कम दिए हैं और विकेट्स ज्यादा ली हैं 2020 बाय ओवरटेकिंग युजवेंद्र चहल हु हैज 83 विकेट्स। तो याद रखना है भुवनेश्वर कुमार जो है इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं, 83 विकेट्स उनके नाम है T20 में, पूरे T20 में। जबकि रविंद्र जडेजा की जब बात कर रहे थे तो एशिया कप में कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का मैच था उसमें इंडियन बॉलर्स ने ऐसे पहली बार किया है कि 10 विकेट्स ली हैं इंडिया के लिए T20 इनिंग में, पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। और इंडिया के लिए जो 10 विकेट्स हासिल की हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 10 के 10 प्लेयर्स जो है उन्होंने आउट कर दिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं श्रीलंका 23 रन से जो है वो जीत चुका है और श्रीलंका ने एशिया कप को जीत लिया। करेक्ट स्टेटमेंट कैबिनेट अप्रूवल को लेके तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है कि कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में ऐड करेंगे जो कि 5 स्टेट्स में से ली जाएंगी। बिल्कुल सही है। ये 5 स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? ये 5 स्टेट्स हैं हमारे पास तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इन स्टेट्स की कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ गारंटी फॉर होस्टिंग फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। तो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो है वो इंडिया में होने वाला है। इसकी अप्रूवल कैबिनेट ने दे दी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑलरेडी अप्रूव्ड है ये। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन जो है वो लगाया जाएगा, जिसका मेन मकसद होगा कि केरला के अंदर फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल ABC आंसर होगा। एज पर दी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रिसेंटली बेस्ट जू इंडिया का डिक्लेयर किया है। और बेस्ट जू कौन सा है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दार्जिलिंग में। तो याद रख सकते हो आंसर होगा 4। और इसमें दूसरा स्थान किसको मिला है? ये मिला है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को मिला है, जो कि कहाँ पे स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और ये पदमजा नायडू जो हिमालयन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसमें कई तरह की इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि इसकी मेन अट्रैक्शन क्या है? रेड पांडा इसमें पाया जाता है। इसमें हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसमें हिमालयन थार पाया जाता है। तो ये कई स्पीशीज जो है वो इसमें पाई जाती हैं। तो याद रखना है पहला स्थान जो है वो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का और दूसरा है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क का। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं आरआरबी को लेके? और आरआरबी को लेके जो उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं वो हैं एक तो कि कितना आरआरबी जो हैं वो कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं थ्रू दी आईपीओ। तो आईपीओ इशू करके कितना पैसा जो है वो आरआरबी अपने इकट्ठे कर सकते हैं, तो उसके लिए गाइडलाइंस बताई गई हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जो है वो प्लान कर सकते हैं अपने आईपीओ को लॉन्च करने के लिए, अपने और पैसे को इकट्ठे करने के लिए, अगर एटलीस्ट ₹100 करोड़ अगर उनकी नेटवर्थ है और फॉर द प्रीवियस 5 साल, पिछले 5 साल में 100 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, तो वो अपना आईपीओ इशू कर सकते हैं और पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। एक तो 100 करोड़ नहीं है, 300 करोड़ है और पिछले 5 साल में नहीं, ये पिछले 3 साल में है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, जो आप कह सकते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से जो है वो 9% होनी चाहिए पिछले 3 साल के अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि CAR जो है वो 9% होना चाहिए। आरआरबी शुड हैव ए मिनिमम रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10% इन 3 ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर्स। मतलब कम से कम इक्विटी जो है वो रिटर्न के ऊपर 10% होनी चाहिए पिछले 5 सालों में, कम से कम 3 साल में। और मिनिमम रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 0.5% होनी चाहिए पिछले 5 साल में, कम से कम 3 साल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 और 3। अगर आप इतना टेक्निकल नहीं जाना चाहते तो एक बार पढ़ लें बस सिंपल कि इक्विटी जो मिनिमम रिटर्न के ऊपर है 10% है, एसेट्स के ऊपर 0.5% है। पिछले 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 3 साल में जो है वो इतना रिटर्न जो है वो एसेट्स के ऊपर आना चाहिए। ये कहा गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। सारी स्टेटमेंट्स जो है वो सही नहीं है, एक स्टेटमेंट गलत है, 1 गलत है। तो करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या होगा 5, बोथ 2 और 3। कंतर ब्रांड्स क्या, अगर मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट देखें तो इंडिया की कौन सी कंपनी है जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के ऊपर आई है? अब तक जो हुआ है उससे थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि अब तक HDFC बैंक जो है वो सबसे ऊपर आता था कंतर लिस्ट के अंदर। मतलब जब से कंतर ब्रांड्स लिस्ट 2014 में लॉन्च की गई तब से लेके अब तक HDFC टॉप पे था। पहली बार हुआ है कि TCS जो है वो इसमें टॉप करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2022 की लिस्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो टॉप कर जाती हैं। और इसमें दूसरा स्थान जो है HDFC का है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है या ब्रांड वैल्यू है वो 45.5 बिलियन है, जबकि HDFC की $32.7 बिलियन है। तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे अब TCS रहेगा और दूसरी पोजीशन पे HDFC रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंतर ब्रांड्स रिपोर्ट।
सितंबर 2022 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक कम कर लिया है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी के अंदर, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब पहले इनका शेयर 6.402% था, लेकिन अब उनका शेयर कम होकर 4.357% रह चुका है। तो आप कह सकते हो लगभग 34.20 लाख शेयर जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और ये माना जा रहा है कि एक शेयर 1549 में उन्होंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। लेकिन अभी पूरा डाटा जो है वो उन्होंने खुल के नहीं बताया है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने में उन्होंने जो है वो शेयर बेचे हैं। तो एलआईसी ने अपना स्टेक जो है वो ग्लेक्सोस्मिथ फार्मा के अंदर कम कर लिया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 जो है वो कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर 2022 को मनाया गया। मेन मकसद यही था कि डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो खास करके डेमोक्रेटिक राइट्स का जो मेन पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि इंडिया में 6 तरह के अलग अलग राइट्स प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं। और आप ये स्पेशली याद रख सकते हैं कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 2008 में मनाया गया था। तो ये है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो किस तरह से याद रखेंगे, 5 सितंबर को टीचर डे, 10 दिन बाद जो है वो डेमोक्रेसी डे। तो टीचर ने डेमोक्रेसी पढ़ाई थी तो 10 दिन बाद डेमोक्रेसी डे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि दूसरे सप्ताह के थे सितंबर के। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आप हमें फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ज्वाइन करें। लेकिन टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइज।